मैंने वो परिश्रम किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैंने वो परिश्रम किया है। मैं बताऊं कि 2013 तक मैंने घन मारा है। आपका ये अध्यक्ष बोल रहा है, जो मैं 18 साल की उम्र में, मैं बता दूं कि 18 साल की उम्र में मतलब 12वीं पास करके मुझे अभाव में मुझे बंद करना पड़ा। मुझे कॉलेज मैं बंद कर दिया, मैं नहीं पढ़ा एक अभाव में। लेकिन मैंने वो तय किया कि मैं अभाव में जिया, लेकिन मेरे बच्चे अभाव में नहीं जिएंगे। कि 18 साल की उम्र में मतलब 12वीं पास करके मुझे अभाव में मुझे बंद करना पड़ा। मुझे कॉलेज मैं बंद कर दिया, मैं नहीं पढ़ा एक अभाव में। लेकिन मैंने वो तय किया कि मैं अभाव में जिया, लेकिन मेरे बच्चे अभाव में नहीं जिएंगे। सबसे पहले मैं अपने आराध्य देव चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस व्यासपीठ पे विराजमान समाज के पिरोए हुए ऐसे अतिथिगण को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ, ये संगठन चाहता है कि आप लोग उस लायक बनिए। आज समाज में बेटियां आज बड़े आगे बढ़ रही हैं, जो कि देखने को मिलता है कि हर एक साल बहुत सारी बेटियां सीए का एग्ज़ाम निकाल रही हैं। खास करके मुंबई में लड़कों की संख्या कम है, लेकिन आज दर्जनों की संख्या में बेटियां सीए हो गई हैं समाज की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आज हम चाहते हैं कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो कम अक्षरों से उत्तीर्ण, कम मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन उनको अपना मनोबल, जैसे दीपक जी ने कहा कि मनोबल कम करना नहीं चाहिए। मैं बता दूं कि 42% पाने वाला आर्ट सब्जेक्ट से वो भी रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा आईएएस बने हैं। 10वीं के बाद तो असली शिक्षा स्टार्ट होती है। नीचे जितना मेहनत किए रहेंगे, आगे उतना ही आपको आपके मेहनत के हिसाब से आपको सफलता मिलेगी। तो ये सब समाज की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं ज़्यादातर फोकस मैं बता दूं कि बच्चों कि हमारे अभिभावक, हम भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे, आज अभिभावक बन गए। लेकिन अभिभावक मतलब कि आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या क्या सपने सजाते हैं, क्या क्या नहीं सोचते हैं कि मेरा बेटा ये बने, मेरा बेटी वो बने। लेकिन हम हर चीज को इग्नोर करते जाते हैं, उनकी खुशियों को कभी समझ नहीं पाते, उनकी भावनाओं को कभी समझ नहीं पाते हैं हम। ये हमारी कमियां हैं। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बेटियां ही समझ पाती हैं अपने माँ बाप के दर्द को। बेटे तो आज के इग्नोर करने लगे हैं। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, समझ जाओ, नहीं तो बेटियां अब हक चढ़ा जमाएंगी। और ये चीज आज देखने को मिला है कि शायद हमारे महामंत्री जी से पूछा कि कितनी लिस्ट आई हुई है, तो महामंत्री जी ने कहा कि लिस्ट भैया काफ़ी आए हैं, लेकिन लड़कों का कम है, लड़कियों का ज़्यादा है। आज हम देख रहे हैं कि लड़कियां ही ज़्यादा हैं, लड़के मोबाइल चलाने में मस्त हैं, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। तो कहीं न कहीं हम अपना नुकसान कर रहे हैं। आने वाला कल साथियों, मेरे प्यारे बच्चों,
इतना कठिन होने वाला है आपका एजुकेशन। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपकी लाइफ इतनी स्ट्रगल हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसके लिए आपके पास वक्त है, आपके पास वक्त है। हमारे कड़वे सत्य को आप स्वीकार कर लीजिए कि जो आज पढ़ेगा नहीं उसको 12 से 14 घंटे दोपहर की कड़कड़ाती धूप में हाथ से हाथ परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप 5 से 6 साल, आज 10वीं के हैं तो 7 साल, 12वीं के स्टूडेंट हैं तो 5 साल, आज से 5 साल और आप मेहनत कर दीजिए, आप भी एसी का मजा लेंगे, आप भी बाहर देश भी जाएंगे। कि मैं वो शख्स हूं जो मैं 18 साल की उम्र में, मैं बता दूं कि 18 साल की उम्र में मतलब 12वीं पास करके मुझे अभाव में मुझे बंद करना पड़ा, मुझे कॉलेज मैं बंद कर दिया, मैं नहीं पढ़ा एक अभाव में। लेकिन मैंने वो तय किया कि मैं अभाव में जिया, लेकिन मेरे बच्चे अभाव में नहीं जिएंगे। और मैंने वो परिश्रम किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैंने वो परिश्रम किया है। मैं बताऊं कि 2013 तक मैंने घन मारा है। आपका ये अध्यक्ष बोल रहा है 2013 तक मैं हथौड़ा चलाया हूं। 2012 में मैं बिल्डर बन गया था, भवन निर्माता बन गया था, लेकिन मैंने अपने पेशा, मेरा कारखाना था, मैंने अपने पेशे को नहीं छोड़ा। 2013 में मेरे भतीजे, बच्चे तो बहुत छोटे थे, मेरे भतीजे, मेरे भाई कह दिए कि बाबू ये मत तू कर, तुम्हें अभी शोभा नहीं देता है, अब तुम जहां हो वहां करो। आज बता दूं कि मैं सिर्फ 4 से 5 घंटा, 3 घंटा अपने ऑफिस में मात्र समय देता हूं। ये मेरा परिश्रम, मेरे माँ बाप का कर्मों का फल है और ऊपर वाले का देन है। और उसके बाद मैं जो भी है समाज सेवा करता हूं। मेरे दिल में वो चिंगारी है जो मैंने गरीबी को देखा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लाचार बन जाएं कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन इसी तरह के बच्चों में प्रेरणा देते हैं। कभी अपने बच्चों को ये मत कहिए कि तुम ये नहीं कर सकता, आपका बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। जिस फील्ड में आप रहो, जिस फील्ड में आप हो, उस फील्ड के मास्टर बन जाओ, उस फील्ड का मास्टर बन जाओ। कोई फील्ड बुरा नहीं होता है, दुनिया आपको सलूट करेगी। लेकिन आप नीरी बन करके मोबाइल चलाओगे, इधर उधर फालतू लोगों के साथ घूमोगे। अरे आपको तो अवसर मिला है कि बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है। हम लोगों के पास तो बुक भी नहीं हुआ करती थी। पन्ना ढूंढते ढूंढते 1 घंटा निकल जाता था, किस सब्जेक्ट पे हमें पढ़ाई करनी है, वो ढूंढते ढूंढते 1 घंटा निकल जाता था। लेकिन अब तो आप गूगल पे सर्च करोगे कि ये चीज मुझे चाहिए, तुरंत वो आ जाएगा। मुंशी प्रेमचंद की कविता चाहिए, आ जाएगी। महाराजा सुहेलदेव जी की स्टोरी चाहिए, आ जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी चाहिए, आ जाएगी। 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर आ जाएगी। आप ढूंढ करके उसके ऊपर पढ़ाई कर लोगे। लेकिन आप करते क्या हो? ये जो अपने फायदे के लिए यूट्यूबर हैं, कुछ न कुछ गलत कमेंट करते रहते हैं, उन्हीं का देख करके आप दिन भर अपना मोबाइल चलाते रहते हो। ये कहीं न कहीं स्लो पॉइजन है। पहली बार मैंने एक लेख पढ़ा था, एक आता है कैलेंडर,
उसके पीछे आप पढ़िए, बहुत सारे लेख लिख रहे थे, बहुत बढ़िया लेख लिखा रहता है। मैंने वो पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ये मैं पढ़ा था 10 साल, पिछले 10 साल पहले पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था कि सबसे बढ़िया फैशन क्या होगा। लिखा हुआ था सबसे बढ़िया फैशन क्या होगा। तो उसमें लिखा था कि जितने छोटे से छोटे कपड़ा आप पहनेंगे जा करके, वही सबसे बढ़िया फैशन होगा, उसी को लोग लाइक करेंगे। पहला। दूसरा लिखा हुआ था कि एरोप्लेन कितनी बड़ी होगी। आज के 30 साल 40 साल बाद, 50 साल बाद एरोप्लेन कितनी बड़ी होगी। तो उसमें लिखा था कि ट्रेन से भी बड़ी होगी, ट्रेन से भी बड़ी होगी। उसमें लिखा था कि 40 साल, मैं बता रहा हूं 15 साल, पिछले 15 साल पहले मैंने पढ़ा था, 10 साल भी नहीं हुआ होगा, तब खाली कैलेंडर ही चलता था घर में। और उसमें एक लिखा था कि 40 से 50 साल बाद ये धरती पे 40% लोग अंधे हो जाएंगे। लिखा था कि 40 से 50 साल बाद धरती पे 40% लोग अंधे हो जाएंगे। ये उदाहरण आपके सामने है। जो अपने अपने बच्चों को, जो लोग मोबाइल दे रहे हैं, उनके बच्चे 5 से 6 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा मोबाइल चला रहे हैं। उसमें इतना खतरनाक वायरस है कि बता दो कि 40 साल 50 साल बाद बच्चा वो अंधा हो जाएगा। तो वो कौन लिखता है? वो बहुत बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़े विद्वान लोग लिखते हैं, उनके द्वारा वो सब लिखा जाता है। आज देखिए कि छोटे छोटे बच्चों को माँ बहकाने के लिए, उनको भुलवाने के लिए मोबाइल चला के दे देती हैं, कुछ लगा के दे देती हैं। बच्चा क्या करता है? मोबाइल में ही सिर्फ बिजी रहता है, कोई संस्कार नहीं सीख पाता है। और जब हम आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, काका कौन है, दादा कौन है, नाना कौन है, भैया कौन है, हमारे पटीदार कौन है, उनके प्रति हम द्वेष की भावनाओं बढ़ते जा रहे हैं, निश्चित रूप से वही बच्चा एक दिन हमारा भी शोषण करेगा। पढ़ाई शिक्षा है, शिक्षक बनाइए बच्चे को, लेकिन संस्कारिक बनाइए। मैं कहता हूं एक बच्चे को बिल्कुल संस्कार मत दीजिए कि ये खूब पढ़ो, खूब विद्वान बनो, 99% वो परसेंटेज ला रहा है। लेकिन एक बच्चे को आप बोलिए कि तू 55-60 लाएगा चलेगा, लेकिन भगवान की भी पूजा करते रहो। काका दादा आते हैं घर में तो उनके चरण स्पर्श करते रहो। वह बालक, वह बिटिया इतनी संस्कारिक बनेगी, वह बच्चा इतना संस्कारिक बनेगा कि आपको झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह अपना मकाम खुद ढूंढ लेगा। लेकिन जिसे संस्कार नहीं दोगे, वो 99% लाख करके भी आपका ध्यान नहीं देने वाला है, न समाज का ध्यान देने वाला है, न किसी दुनियादारी से मतलब है। उसे सिर्फ उसके पैसे से मतलब रहेगा। और बता दूं कि उस पैसा कमाने के चक्कर में वह अपने आप को भी गंवा देगा। ये चल रहा है ट्रेंड। तो बच्चों को संस्कार सिखाना बहुत जरूरी है। हमारे भले हमारे से, हमसे किसी से मनमुटाव हो, हमारे देवर हो, हमारे भाई हो, हमारे जो भी हो, लेकिन उनको, उनके अपने बच्चों को उनके खिलाफ कोई शिकायत मत करिए, क्योंकि वही ईर्ष्या, वही द्वेष में वो पैदा होने लगेंगे, वही उनके माथे में भर जाएगा। पढ़ाई के बजाय वही सोचेंगे, अरे मेरे बाबूजी को इन्होंने ऐसा बोला था, अरे भाई है बोला होगा, क्या फर्क पड़ता है। चाचा है डांटा ही होगा, आपकी सास है डांटी ही होगी। इसका मतलब थोड़ी है कि आप बच्चे के अंदर उनके खिलाफ ये कर दो। आज अगर हम अपने
सास के खिलाफ अगर हम अपने बच्चे को भड़का रहे हैं कि उनका कहा मत करो, तो निश्चित रूप से हम भी एक दिन हम सास और ससुर बनने वाले हैं। हमारे साथ भी वही होने वाला है। तो पढ़ाई लिखाई के साथ सामाजिक कल्चर बड़ा जरूरी है। आज मैं बता दूं, आज ये माननीय हरिवंश सिंह जी का एक कॉलेज है, स्कूल है। बता दूं, इतने बड़े आदमी हैं कि हम आप सोच भी नहीं सकते। और क्षत्रिय महासभा के, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो लेकिन जब उनके पास जब आप जाओगे, उनके सुपुत्र जो आप विधायक हुए हैं, आज भी उनका मैंने सुना है, उनके प्रचार में मैं भी गया था। 20 गांव हमें दिया गया था। शायद इसिका जी को उस चीज का पता नहीं होगा, लेकिन 20 गांव हमें भी दिया गया था। 20 गांव का बूथ उन्होंने जीता था। लेकिन आज बता दो, रमेश सिंह जी का वो स्वभाव है, वो राजाओं की जिंदगी यहां जी सकते थे, इतनी बड़ी व्यवस्था उनकी है। लेकिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में आप सफर करते हैं। और बता दूं कि किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का अगर व्यक्ति मिल गया, अगर उनसे एज में बड़ा है, अगर एज में है तो प्रणाम कर लेंगे, नहीं तो अगर एज में बड़ा है, माताएं बहनें या पुरुष, तो उनके पैर छू लेंगे, वहां के वो विधायक। तो ये सब ऐसे लोगों के बीच में रह करके हमें सीखने की जरूरत होती है। अगर आप अपने बच्चे को एरिया में खाली यही बोल दीजिए कि बेटा जो भी मिले, बड़ा मिले, प्रणाम कर लो, घर में आए पैर जरूर छुओ, प्रणाम करो, आपका बेटा बता दूं कि वो एरिया में पूरा फेमस हो जाएगा कि बहुत संस्कारी बालक है। ये चीजें हम कब सीखेंगे? राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पदाधिकारी त्याग करके, जिनके अंदर पीड़ा है, जो मुफलिसी में, मजबूरी में गांव छोड़ा है, जिन्होंने, उन्होंने इसलिए छोड़ा है कि मैं जा करके 1600-1700 किलोमीटर दूर मुंबई में जाऊंगा, कमा करके अपना पेट भरूंगा और अपने लोगों का पेट भरूंगा, अपने बच्चों का। जब कुछ लायक जब बन गए हैं तो समाज सेवा चालू कर दिए हैं, क्योंकि उनके अंदर समाज में अपने लोगों की पीड़ा है, दर्द है। तो इसे हमें समझने की जरूरत है। संगठन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिस समाज का संगठन खत्म हो गया, जिस समाज को कमजोर करना है, उसके इतिहास को खत्म कर दिया जाए, उसके संगठन को खत्म कर दिया जाए, वो समाज एक 6 से 7 साल के अंदर इस धरती से विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए सामाजिक कल्चर बड़ा जरूरी है और संगठन बड़ा जरूरी है। बता दो, जब जो इतनी क्रांतिकारी लड़े, माताओं ने हमारी कितनी शहादत दी। भगत सिंह की मां जब जेल में मिलने के लिए, जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, भगत सिंह की मां जब जेल में भगत सिंह से मिलने गई, तो भगत सिंह को सामने देकर के मां भाव विभोर होकर के रोने लगी। भगत सिंह जब मां को देखे, मां के आंखों में आंसू देखे, तो बोले, अरे मां, तू मेरी मां है, तू रो रही है। और 2 पंक्तियां उसे लिख करके भेजे, मां को 2 पंक्तियां लिख करके भेजे। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना होगा, तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना होगा, क्रांतिकाल में क्रांति का मंत्र पढ़ना होगा, क्रांतिकाल में क्रांति का मंत्र पढ़ना होगा। अगर काटनी है मां के पांव की बेड़ियां, तो मुझे फांसी पर चढ़ना होगा, मुझे फांसी पर चढ़ना होगा। तो ऐसी ऐसी माताओं ने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के हमें अपने बच्चों को जगाना चाहिए। मैं समय बहुत काफ़ी ले लिया और अभी बच्चों का स्वागत समारोह बाकी है, तो आप लोग, मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
और यही चाहूँगा कि आप लोग शिक्षित बनिए, संगठित बनिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।